दोस्तों इस वीडियो में साइकोलॉजी सेंटअप एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों को कराने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को देखिएगा। सेंटअप एग्जामिनेशन में जो भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का आंसर आपको मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं इस बार भी आपके एग्जामिनेशन में साइकोलॉजी में 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कि आपको 35 प्रश्नों का जवाब देना है ऑब्जेक्टिव में। तो अभी बिल्कुल ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखिए। जिनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है वो भी बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि भाई यही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा देखने के लिए। देखिए पे निर्देश दिया गया है कि 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक ही ऑप्शन क्या है सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर आपको चिन्हित करना होता है और 35 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना होता है। तो चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न आपके समक्ष बड़ा सिंपल सा सवाल है जी। पहला कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो अल्फ्रेड बीने साहब। ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा, बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है? तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है कि मानसिक आयु बटा में कालानुक्रमिक आयु गुने 100। तो वही को यहाँ पे वास्तविक आयु कर दिया है। यहाँ पर देखिएगा मेंटल एज बटा में क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो वही ना लिखा है, देखिए ऑप्शन सी में MA/CA इंटू 100। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आप प्रश्न देखेंगे, गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिविमात्मक सिद्धांत में कितने कारक सम्मिलित हैं? तो कितने कारक होते हैं भैया? 180 कारक। क्लियर है कंसेप्ट? आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? बकिंघम ने। नेक्स्ट आप प्रश्न देखेंगे 5वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यानी कि शब्दों द्वारा बुद्धि का परीक्षण कराया जाता है। तो आप देखिए मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण जो कि 1930 में कराया गया था। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। और बाकी ऑप्शंस पे आप जरा ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पे ये सही आंसर आपका ऑप्शन ए है। लेकिन देखिए घन रचना परीक्षण ये आपका अशाब्दिक है। पास अलांग परीक्षण ये भी आपका क्या है? अशाब्दिक है। और ब्लॉक डिजाइन परीक्षण ये भी आपका क्या है? तो अशाब्दिक है। तो आपका ऑप्शन है आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए, कौन सृजनशील व्यक्ति हैं? तो सृजनशील व्यक्ति मतलब क्रिएटिव पर्सन। देखिए इधर अंग्रेजी में देखिए, जब हिंदी ना समझ में आए तो अंग्रेजी वाले को पढ़ लीजिएगा, तब जाकर आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो प्रश्न है कौन सृजनशील व्यक्ति हैं? तो याद रखिएगा, देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर, आइंस्टीन, CV रमन सब क्या है? तो सृजनशील ही है। तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। फिर प्रश्न पूछता है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो हमारे पास मानसिक आयु तो चाहिए भाई, साथ ही साथ कालानुक्रमिक आयु भी चाहिए, जिसे कि क्रॉनिकल एज अंग्रेजी में कहते हैं। यहाँ पे देखिए तैथिक आयु दिया है और क्रॉनिकल एज लिखा है ना, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों। इट मींस दैट कि ऑप्शन सी आपके क्या हो जाएंगे? सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे कि भारत में बुद्धि को मापने का वैज्ञानिक प्रयास किसने किया? तो यही MS मोहसिन। अभी हमने पढ़ा ना शाब्दिक परीक्षण के बारे में, तो MS मोहसिन ने 1930 में किया था। नेक्स्ट आप देखिएगा, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर, यानी ऑप्शन भी आपके सही जवाब हो जाएंगे, हार्वर्ड गार्डनर साहब जी द्वारा। 10वां देखिएगा, मनोमितिक परीक्षण का अन्य नाम क्या है? तो इसको प्रश्नावली परीक्षण भी कहा जाता है। मनोमितिक परीक्षण में क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सही आंसर आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल है? युंग ने कहा था अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। तो एंडोमॉर्फी आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा, टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था? तो टाइप सी, देखिए टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी तक आपको पढ़ना है। तो टाइप सी का पूछा है ना, तो टाइप सी किसने किया था? तो टाइप सी जो किया था मॉरिस ने, सॉरी टाइप सी जो किसने किया था? तो मॉरिस ने किया था। क्लियर? अगला देखिएगा, रोसार्क परीक्षण, हरमन रोसरा का नाम सुने हैं ना? तो रोसार्क परीक्षण जो है वो किस तरह का परीक्षण है? तो प्रक्षेपी परीक्षण है। ठीक है। सिलगुन के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया है? तो 14 का याद रखिएगा, अल्पोर्ट साहब ने। अरे है ये नहीं, ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे। सिलगुन के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया? तो अल्पोर्ट साहब ने। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब मैं साइकोलॉजी का चैप्टर 1 से आपके लिए शुरू कर रहा हूं क्लासेस। तो बिल्कुल जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत अच्छे तरीके से साइकोलॉजी पढ़ाया जाएगा। क्लियर बच्चे? चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा, और 2 महीने में कोर्स आपका खत्म कर दिया जाएगा। 15 देखिएगा, किसने व्यक्तित्व को टाइप ए प्रकार तथा टाइप बी प्रकार में बांटा है? तो टाइप ए और टाइप बी में कौन बांटा है? फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन साहब द्वारा। व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन सी कैटेल जी द्वारा यह कारक विश्लेषण सिद्धांत दिया गया था। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पराहम। देखिए जितने भी प्रश्न पूछे ना, इन सब के लिए मैंने एक PDF बनाया था। आप टेलीग्राम सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार सर्च कीजिएगा और वहां पे सर्च कीजिएगा ना PDF के लिए, किसने किया प्रतिपादित किया। आप ऐसे लिखिएगा ना, किसने प्रतिपादित किया, तो आपको वो PDF मिल जाएगा। या फाइल वाले सेक्शन में जाइएगा
लिखिएगा ना, साइकोलॉजी लिखिएगा तो आपको मिल जाएगा। उसमें जितना भी आपके बुक में प्रतिपादित से प्रश्न है ना, कि मतलब ये जो नियम है किसने प्रतिपादित किया, इस बुद्धि को किसने दिया, ये सब उसमें ना डिटेल से 1 से लेकर जितना भी आपके बुक में प्रतिपादित वाला प्रश्न है सब मैंने उस पीडीएफ में लिख दिया है, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। अगर आप उस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं ना, तो आपके समझिए कि एग्जामिनेशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, ऐसे टैकल हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर मैंने करा दिया ना, पढ़ाहम हो गया। अगला देखिएगा, टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो धैर्य की कमी होता है ना, और उसमें प्रतियोगिता भावना भी, तो प्रतियोगी भावना, आक्रामकता, अधैर्यता, धैर्य की कमी हो गया ना। तो इट मीन देखिए 2 को तो ऑप्शन हमारा लग ही गया, ये 80 बी नहीं हो समझ में आएगा तो इनमें से सभी हो जाएगा, कि 2 को ऑप्शन जब इसमें लग रहा है तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा 19 नंबर, किस अवस्था में जनेंद्रियों पर फोकस होता है? नामे में प्रश्न में आंसर दिया गया, जनेंद्रिय अवस्था। अगला देखिएगा, MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया? तो देखिए MMPI मिनेसोटा वाला जो है ना, ये हाथवे तथा मैकिलने द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हाथवे तथा मैकिलने द्वारा। नेक्स्ट आप देखेंगे 21 नंबर, जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उसमें उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो मतलब इसको कहा जाता है रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण कहा जाता है। अगला देखिएगा, संवेदनात्मक अहम किससे संबंधित है? तो संवेदनात्मक अहम जो है मेरे भाई, वो देखिए आत्मसंप्रत्यय से, आत्मरक्षा से, आत्मसम्मान से, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्रश्न है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो सामूहिक अचेतन संप्रत्यय का प्रतिपादन जो है दोस्त, ऑप्शन ए यूंग ने किया था। क्लियर? अगला देखिएगा, महात्मा गांधी अहिंसा के अनुगामी थे, यह 3 गुण किसके अंतर्गत आता है? तो कार्डिनल पढ़ाए थे ना, कार्डिनल पढ़ाए हुए हैं आप लोग को, नहीं पढ़ाए अभी, तो कार्डिनल के अंतर्गत आता है। तो कार्डिनल किसमें है जी? ऑप्शन सी में है। तो प्रमुख शील गुण, देखिए हिंदी में यही मिस्टेक होता है, आप अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा पकड़ के चलिएगा ना, साइकोलॉजी में आपको बहुत सारे वर्ड अंग्रेजी में याद करने होंगे भाई, हिंदी के चक्कर में रहेगा तो बड़ा आपको दिक्कत होगा। चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा 24-25 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा EPQ का सही रूप है? देखिए EPQ का सही रूप है, तो यहाँ पर देखिए बहुत बच्चे पर्सनल लगाते नहीं, पर्सनल नहीं होता है, पर्सनैलिटी होता है, आइसिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनरी, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपके, अब इसको आप इसमें लगाते तो नहीं ना बनता जी, तो ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा, रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? तो 10 कार्ड होते हैं इसमें। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रश्न, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता जो है तादात्मक संकट है, किसने कहा था? ये बात किसने कहा था? तो देखिए इरिक्सन जी द्वारा कहा गया था, ठीक है? ऑप्शन भी बच्चे। नेक्स्ट आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? तो प्रतिरक्षा मनोरचना की मैं बात करूं ना, तो ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे, दमन, दलन, प्रक्षेपण, इनमें से सभी। अगला, कौन सा व्यक्तित्व शीलगुण है? तो व्यक्तित्व शीलगुण क्या है? ईमानदारी भी व्यक्तित्व का शीलगुण ही है, तो मतलब सब आप लगा दीजिए ना जी। आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली क्या मापता है? देखिए व्यक्तित्व 90 में आंसर छुपा हुआ था, व्यक्तित्व मापता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा है? यानी कि मनुष्य ने उस आपदा को बनाया, तो प्रदूषण मानव निर्मित आपदा है कि नहीं जी? नेक्स्ट आप देखिएगा, बाढ़ सब तो प्राकृतिक है ना। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है? यानी मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है, तो द्वंद्व मनोवैज्ञानिक है, कुंठा भी आपका क्या है? अंदर मनोवैज्ञानिक है, आंतरिक दबाव, शोर हम लोग खुद मचाते हैं, तो ये ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। मन, मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षा तंत्र में आपसी संबंध के अध्ययन को करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो देखिए मन पूछ दिया, यानी कि साइको हो गया, मस्तिष्क, प्रतिरक्षा तंत्र, तो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। फिर तनाव का धनात्मक पहलू क्या है? तो यूस्ट्रेस को तनाव का धनात्मक पहलू कहा जाता है, डिस्ट्रेस नहीं कहते हम लोग, डिस्ट्रेस है तो वो तो क्या होता है? ऋणात्मक पहलू हो जाता है, डिस्ट्रेस है तो। यूस्ट्रेस जो होता है ना, ये क्या है? धनात्मक पहलू है, तो ऑप्शन सी आपके सही जवाब। 35 देखिएगा, मनोवैज्ञानिक तनाव किसमें नहीं उत्पन्न होता है? तो मनोवैज्ञानिक तनाव जो है ना दोस्त, वो प्रतिरक्षा प्रणाली में उत्पन्न नहीं होता है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है? प्रतिरक्षा प्रणाली। और सुनिए ध्यानपूर्वक, पढ़ाएंगे पूरा चैप्टर, तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी चैप्टर्स आपके पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ, पढ़ाऊंगा भी। आप लोग ज्वाइन करेंगे तब। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, तब ना पता चलेगा जी कि साइकोलॉजी के बच्चे हैं चैनल पे। 36 देखिएगा, 36 निम्न में से कौन असामान्यता का जैविकीय कारण नहीं है? तो 36 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आरंभिक वचन, ठीक है? आरंभिक वचन जो है ना, असामान्यता का जैविक कारण नहीं है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति है? यानी न्यूरोटिक डिसऑर्डर, तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर कौन हो जाएगा जी? देखिए यहाँ पे ये साइकोफ्रेनिया, मनोविदिलता, ये नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन बी आपके हो जाएंगे 37 का। नेक्स्ट आप देखिएगा, DSM IV प्रस्तुत किया गया था, तो ये अमेरिका द्वारा प्रस्तुत किया गया था, है अमेरिका, हाँ, अमेरिकी मनोरोग संघ द्वारा, अमेरिकी मनोरोग संघ द्वारा। क्लियर? चलिए देखिएगा, मानसिक बंधन, तो मानसिक बंधन में 70 से कम वाला होता है, सिंपल प्रश्न पूछ दिया। डोपामाइन में अधिकता से कौन रोग होता है? तो डोपामाइन अगर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, डोपामाइन की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो मनोविदिलता होता है, तो ऑप्शन डी
आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक बेमेल पद है, मतलब जो मिल नहीं रहा है। तो हिस्टीरिया, मनोविदिलता, व्योमोह, ये सब क्या है, एक तरह से आपका मेल है, लेकिन मानसिक दुर्बलता ये इसमें मेल नहीं कर रहा है। हिस्टीरिया समझ रहे हैं ना। अगला देखिएगा 42 नंबर, निम्न में से कौन मनोविश्लेषण चिकित्सा विधि से संबंधित नहीं है। तो मनोविश्लेषण चिकित्सा संविधि से संबंधित कौन नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, मुक्त साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण, ये क्या है, ये मनोविश्लेषण चिकित्सा से संबंधित है। स्थानांतरण की आवश्यकता भी, यानी क्रमिक विसंवेदीकरण आपके क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट है आपका कि मनोज्ञात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, फ्रायड साहब द्वारा मनोज्ञात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर है 44 नंबर, गेस्टाल्ट चिकित्सा एक तरह का है। तो यह गेस्टाल्ट चिकित्सा जो है ना, वो आपका अंशतः सामूहिक अंशतः व्यक्तित्व, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, पतंजलि का संबंध योग से है। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखिएगा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। सिंपल प्रश्न है, ए हो जाए, ए 10 अक्टूबर। अगला देखिएगा प्रश्न कहता है, व्यवहार चिकित्सा में निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं आती है। तो व्यवहार चिकित्सा में मॉडलिंग थोड़ी आएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित। अभी देखिए 42 नंबर प्रश्न में यही प्रश्न पूछा था, उसमें नहीं बोले हुए था। देखिए 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न आप देखिए क्या पूछा था कि निम्न में से कौन मनोविश्लेषण चिकित्सा विधि से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नहीं है पूछा था, और उसमें ऑप्शन में तीनों दिले हैं, कौन कौन, मुक्त साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण, स्थानांतरण की आवश्यकता, और सभी दिले है। इट मींस दैट कि क्या सही जवाब हो जाएंगे आपके, इसमें तो क्रमिक विश्लेषण, क्रमिक विसंवेदीकरण होवे करेगा, लेकिन इसमें देखिए ये जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 था ना जी, 47, देखिए व्यवहार चिकित्सा के निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं ला, ये तो पढ़ाई दी है मॉडलिंग। अगला देखिएगा, यहाँ ये था कि निम्न में से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए स्वप्न विश्लेषण, मुक्त साहचर्य, स्थानांतरण की आवश्यकता, ये सब है, तो इनमें से सभी आपके हो जाएंगे ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखिएगा, कार्ल रोजर्स ने विकसित किया था। तो कार्ल रोजर्स साहब द्वारा क्या विकसित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपके क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा। ठीक है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। विद्युत आघात चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया दोस्त। तो याद रखिएगा सेरेल्टी और विनी द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है, कहता है संज्ञानात्मक असंवादिता की उत्पत्ति कब होती है। तो जब व्यक्तियों के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती है तब होती है। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न आपका कहता है मेरे दोस्त, 56 नंबर प्रश्न है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय सिद्धांत जो दिया गया था एमएस मोहसिन के द्वारा, निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। संवेगात्मक स्थिरता, वास्तविक संज्ञान, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, या तर्कपूर्ण चिंतन। तो बताइए क्या हो जाएगा, मतलब मानसिक स्वास्थ्य का आधार है तर्कपूर्ण चिंतन, है ना जी। 58 नंबर देखिएगा, पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया है। तो पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने सब पर दिया है, तो 58 का क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर देखिएगा कि जन संकुलन की अनुभूति में किसे शामिल किया जाएगा। तो एकांतता की कमी, देखिए यहाँ पे कह रहा है फीलिंग ऑफ क्राउडिंग, तो एकांतता की कमी, फीलिंग ऑफ क्राउडिंग मतलब कि जन संकुलन की अनुभूति, तो है कि एकांतता की कमी, मतलब एकांत की कमी मतलब कि क्या है, ज्यादा भीड़ है, दुख का भाव, या स्थान के प्रति ऋणात्मक विचारधारा। तो इनमें से सभी लगाइए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आप देखिए 60 नंबर, बांध, सड़क इत्यादि उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो बांध और सड़क ये तो मानव निर्मित है ना, तो निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गरीबी का कारण नहीं है। तो निर्धनता की संस्कृति जो है ना वो गरीबी का कारण नहीं होगा आपका। 62 तूफान किस प्रकार की विपदा है। तो तूफान जो है ना वो प्राकृतिक विपदा है। नेक्स्ट आप, निम्न में से कौन सा टेलीविजन ऋणात्मक प्रभाव नहीं है। तो निष्क्रियता बढ़ती है, पॉजिटिव है। अधिक आक्रामक का व्यवहार, तो ये भी पॉजिटिव है। सामाजिक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन टेलीविजन का ऋणात्मक प्रभाव नहीं है। तो सब क्या है, सब ऋणात्मक के प्रभाव है, तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा, शुद्ध वायु में क्या होता है। शुद्ध वायु में नाइट्रोजन कितना होता है। शुद्ध वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है ये बताइए। तो शुद्ध वायु में भाई नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ऑक्सीजन 20% और ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.1। ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। देता है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है। वृक्ष कटाव किससे संबंधित है। तो वृक्ष का कटाव जो है ना वो जल चक्र व्यवधान से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिएगा, अंत्योदय का उद्देश्य क्या था। तो अंत्योदय जो योजना थे इसमें क्या था, धनी व्यक्तियों से गरीबों के लिए धन मांगना, मतलब गरीबी व्यक्तियों को मदद करना था। उत्तर अभिघातज तनाव विकार का कारण क्या है। तो 67 का आपका हो जाएगा, उत्तर अभिघातज का क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा, मतलब जिससे आदमी भयभीत होता है। तो चक्रवात, भूकंप, बाढ़ सब न है। अगला देखिएगा यहाँ पर 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक असुविधा से संबंधित नहीं है। बेगारी, वंचन, तो वंचन जो है सामाजिक से नहीं, बाकी ये सब जो है ना तीनों ये सब सामाजिक है।
एक्शन 8 का उद्देश्य क्या है? तो एक्शन 8 का जो उद्देश्य है मेरे भाई, सामाजिक विभेद को मिटाना। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। परामर्श की नैतिकता निम्न में से कौन सी है? तो परामर्श की नैतिकता आपका देखिए, गोपनीयता जो है ना मेन नैतिकता, लेकिन ये नहीं, में मुख्य नहीं पूछा है। तो व्यवसायिक खुलापन, व्यवसायिक संबंध, ये सब परामर्श की नैतिकता हो सकती है। तो इनमें से सभी आपके ऑप्शन डी। देखिए सब्जेक्टिव में कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न है, अभी मैं तुरंत सब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा है, अनुरूपता का मतलब क्या है, जन संकुलन का क्या मतलब है, कौशल को परिभाषित कीजिए, फिर संचार कौशल क्या है, मंद बुद्धि क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा दें, योग के अष्टांग मार्ग क्या है, समूह की परिभाषा दें, द्वितीयक समूह क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है, प्रतिभाशाली बालक से आप क्या समझते हैं, सृजनात्मकता क्या है, समायोजन क्या है, बुद्धि के सामूहिक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, एगोराफोबिया क्या है, वंचन से आप क्या समझते हैं। देखिए सब्जेक्ट यहाँ लॉन्ग में पूछा है, दबाव से निपटने के विभिन्न तरीके, फ्राइड का व्यक्तित्व मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, फिर निर्धनता के प्रमुख कारण का उल्लेख, प्राथमिक तथा गौण समूह में अंतर, मनुष्यों के व्यवहार पर पर्यावरण में पड़ने वाली प्रभावों का वर्णन। तो इस तरह से आपके सारे प्रश्न क्या किए गए हैं मेरे दोस्त, पूछे गए हैं। तो मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए, एक आध प्रश्न में अगर मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, ठीक ना। और बाकी सारे प्रश्नों को बिल्कुल देखेंगे। और साइकोलॉजी की शुरुआत अब आपकी होने वाली है। और प्रश्न तो आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये खुशखबरी ये भी है कि इस बार आपके कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जी, 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो आपको 35 ही बनाना है। तो इस बार फिर से आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही है।